Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? हुक्स लॉ और साथ में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ से रिलेटेड, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड इंशाल्लाह हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कंप्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से, अगर आपके बोर्ड एग्जाम करीब है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करीब है तो ये नोट्स, कंप्रिहेंसिव नोट्स, वेल डिफाइंड नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। किसी भी चैप्टर, किसी भी बुक्स को रिवाइज करने में लिए आपके साथ रिवाइज करने के लिए आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी है। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। हुक्स लॉ, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ। अब सबसे पहले हुक्स लॉ है क्या? बहुत ही आसान डेफिनेशन कि फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। बहुत ही आसान। कि हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, डेफिनेशन है वो ये है कि स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। जब भी किसी भी डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि बॉडी के साइज में चेंज होना, लेंथ में चेंज होना, सही है, वॉल्यूम में चेंज आना, शेप में चेंज आना, इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। मतलब किसी भी चीज में जब आप क्या करते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, स्ट्रेस लगाते हो, उस स्ट्रेस की वजह से या उसका शेप में चेंज आना, वॉल्यूम में चेंज आना, लेंथ में चेंज आना, साइज में चेंज आना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डिफॉर्मेशन। तो फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये क्या है? हुक्स लॉ का बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। तो अब यहां पर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंज इन शेप, लेंथ। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी की साइज, लेंथ, वॉल्यूम, शेप में चेंज आने, इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैंने आपको डिफिनेशन वगैरह बताया इलास्टिक मॉडुलस की लेक्चर में, बहुत ही डिटेल लेक्चर वहां पर उस पर मैंने दिया, वहां पर ये तमाम बेसिक टर्म मैंने डिफाइन किए। तो यहां पर स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मैंने आपको बताया कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाओगे उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब भी क्या है कि जब भी डिफॉर्मेशन होगी, लेंथ में चेंज आएगी, वॉल्यूम में चेंज आएगी, शेप में चेंज आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन। आसान अल्फाज में स्ट्रेन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन। तो जब भी आप किसी भी चीज पर स्ट्रेस लगाओगे तो उस स्ट्रेस की नतीजे में उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, डिफॉर्मेशन होती है उसमें, उसकी लेंथ में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज में आएगा, या तो उसकी शेप में चेंज आएगा, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होगी, कम चेंज आएगा, तो स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा मगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। इस कारण को हम कहते हैं हुक्स लॉ। अब यहां पर स्ट्रेस, ये थोड़ा मिट के मैं वापस लिख रहा हूं, स्ट्रेस, सही है। अब यहां पर क्या है? मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ा दूंगा ना तो स्ट्रेन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिफॉर्मेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं स्ट्रेस को कम कर दूंगा, स्ट्रेस को मैंने कम कर दिया, तो स्ट्रेन भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, एक चीज का कम होना दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? पहले मैं इलास्टिक लिमिट समझा लेता हूं, बाद में ये डेरिवेशन समझाऊंगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? अ लिमिट इन विच अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम और लेंथ व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। क्या मतलब है? जब आप एक रबर को उठाते हो ना, जब आप रबर को इस तरह क्या कहते हो, उस पर स्ट्रेस लगाते हो ना, उस पर फोर्स लगाते हो, जब आप रबर पर फोर्स लगाते हो, इस तरह आपने रबर को खींच लिया ना, तो उसमें क्या होगी? डिफॉर्मेशन आएगी, मतलब उसकी साइज में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो जब आप रबर को खींचते हो, उस पर स्ट्रेस लगाते हो, उसमें क्या होगी? डिफॉर्मेशन होगी। जब एक
खास लिमिट के अंदर जब आप रबर को खींचते हो ना, वापस छोड़ जाते हो, तो वो रबर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस पर फोर्स लगाते हो, जब आप फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे, वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, उसको हम कहते हैं ये इलास्टिक लिमिट है इस बॉडी का। फिर से समझा रहा हूं, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि जब भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम या लेंथ में वापस आ जाए, जब आप क्या करोगे? डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का आसान अल्फाज में मतलब यह है कि जब आप किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसमें क्या होगी? डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम, साइज, शेप में चेंज आएगा। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या होगी? उस सब्सटेंस में डिफॉर्मेशन होगी। मगर जब आप क्या करोगे? उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे और वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम और लेंथ में आ जाए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट अगर मैं क्या करूं? किसी भी रबर को या स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींचूं ना, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगा लिया, वापस छोड़ूंगा, तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स उस स्प्रिंग से रिमूव करूंगा, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा लिया। तो ये है इलास्टिक लिमिट की डिफिनेशन। इलास्टिक लिमिट का मतलब यह है डिफॉर्मिंग फोर्स जब किसी भी सब्सटेंस पर लगाओगे, खास लिमिट के अंदर जब उस आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे और वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करे, इसको हम क्या नाम देते हैं? कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर वापस आ गया, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। डिफिनेशन भी मैंने लिखा है, बहुत ही आसान। अब क्या है? स्ट्रेस का मैंने बताया स्ट्रेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां पर ये जो डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे, बहुत ही आसान। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मैंने लगा लिया, इज इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, नॉट इज इक्वल। सही है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मैंने खत्म कर दिया, यहां पर क्या लगा लिया? कांस्टेंट लगा लिया, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब यहां पर हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट है ना, वो हम क्या लगाते हैं? के। कांस्टेंट क्या है? के। सही है, तो कांस्टेंट लिखो या के लिखो। सही है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है? के। अब यहां पर स्ट्रेन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि याद रखना, हुक्स लॉ में मैंने बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जो दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही होगी, तो उसका मतलब क्या है? वो दोनों चीजें का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, अगर आप स्ट्रेस को कम कर दोगे तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट यहां पर क्या है हमारे साथ? कांस्टेंट क्या है? के। सही है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या मतलब है कांस्टेंट? लेट सपोज मेरे साथ स्ट्रेस क्या है? 2 और स्ट्रेन क्या है? 1। मैंने किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस लगाया ना, और वहां पर स्ट्रेन क्या हो? लेट सपोज वहां पर जो स्ट्रेन डिफॉर्मेशन थी ना, वो 1 थी। मैंने फिर क्या कर दिया? लेट सपोज स्ट्रेस को डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया, तो डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 1 से क्या बन जाएगी? 2। अगर मैंने स्ट्रेस को और डबल, 4 का और डबल कर दिया, 8 कर दिया ना, तो यहां पर जो स्ट्रेन होगी वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 2 का डबल क्या होगा? 4। अब मुझे बताओ इन तीनों का रेशियो क्या आएगा? ये क्या होगा? 2 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 2। 4 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 2 1 2, 2 2 4। रेशियो क्या आ गया? 2। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 1 4, 4 2 8। देखो 2:2, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2:2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1:1:1। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है इन रेशियो का या इस रेशियो का? दोनों क्या है? सेम। मतलब क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ जाएगी तो वही चीज भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो मतलब ओवरऑल रेशियो क्या रहेगा? ओवरऑल रेशियो कांस्टेंट रहेगा। देखो ओवरऑल रेशियो सबका 2:2 आ रहा है, या हम लिख सकते हैं 1:1 आ रहा है। ओवरऑल रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। मगर दोनों की प्रोपोर्शनलिटी आप देखो, दोनों बढ़ भी रहे, स्ट्रेस को हम डबल कर रहे हैं, स्ट्रेन भी डबल हो रहा है, मगर ओवरऑल रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का मतलब ये है कि इन दोनों का ओवरऑल रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
इलास्टिक लिमिट तो मैंने समझा ले क्या, लिमिट इन विच अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम और लेंथ व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब जो आपके साथ हुक लॉ, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हुक लॉ क्या है। हुक्स लॉ आपके साथ कौन सा लॉ है? इंपेरिकल लॉ है। इसको हमने एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया है। क्या है इंपेरिकल लॉ का मतलब क्या है? इसको हमने एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रेस इज इक्वल टू के, हमारे साथ क्या है? कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ये हमारे साथ क्या है? स्ट्रेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? सॉरी, हुक्स लॉ का क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन। के हमारे साथ क्या है? कांस्टेंट। हुक्स लॉ कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर हुक्स लॉ। अब यहां पर एप्लीकेशन, हुक्स लॉ को हमने पढ़ लिया ना, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहां पर यूज करते हैं हुक्स लॉ को, एक बात आपने याद रखना है। फर्स्ट इसका जो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में इसका यूज कहां पर हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है? यूज टू डिजाइन एंड एनालाइज द स्प्रिंग इन वेरियस एप्लीकेशन। याद रखना, हम स्प्रिंग को डिजाइन करने के लिए, स्प्रिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हुक्स लॉ की मदद लेते हैं। हुक्स लॉ ही के जरिए हम उसको क्या करते हैं? स्प्रिंग को बनाते हैं। वेरियस एप्लीकेशन को इसको हम क्या करते हैं? वेरियस एप्लीकेशन में हम उस स्प्रिंग को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो स्प्रिंग क्या है? उसकी इलास्टिक, जब हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन आता है, मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करके, तो ये स्प्रिंग को एनालाइज करना, डिजाइन करना हुक्स लॉ की मदद से हम इसको, हुक्स लॉ की मदद लेते हुए हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है? हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। याद रखना, हम मुख्तलिफ मटेरियल की क्या करते हैं? बिहेवियर को समझ सकते हैं। मुख्तलिफ मटेरियल के हम बिहेवियर समझते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर, कि जब हम स्ट्रेस लगाते हैं उस पर, उसमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है और कितनी इलास्टिक लिमिट तक वो क्या करती है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकती है। तो मुख्तलिफ मटेरियल की हम प्रॉपर्टी, बिहेवियर को समझ सकते हैं जब हम उस पर क्या करते हैं? स्ट्रेस लगाते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। तीसरा क्या है? इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की स्प्रिंग हो गया, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल हो गया ना, उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर उसकी बिहेवियर को क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की वेरियस फील्ड में हम यूज करते हैं। सही है, इंजीनियरिंग की फील्ड में। रिजल्ट क्या बन गया? इस एप्लीकेशन का रिजल्ट क्या आ गया? आसान अल्फाज में हुक्स लॉ का रिजल्ट क्या आ गया, या मैं कह सकता हूं इस एप्लीकेशन जो मैंने यहां पर पढ़ी, रिजल्ट क्या है मेरे साथ, नतीजा क्या आ गया? कि सिंपल, बहुत ही आसान में, इन सिंपल, यहां पर आप इन भी लिखो कि इन सिंपल हुक्स लॉ provide a simple and accurate, क्या हुक्स लॉ provides a simple and accurate way to predict the behavior of the spring and other elastic material। बहुत ही आसान कि हुक्स लॉ हमें ये प्रोवाइड करता है, provides a simple and accurate way, एक किस्म का accurate way, एक किस्म का सही तरीका से हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी भी मटेरियल की बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए, व्यू मतलब क्या करना है? अंदाजा लगाने के लिए कि जिस तरह क्या है? स्प्रिंग हो गया या अदर इलास्टिक मटेरियल हो गया, मतलब मुख्तलिफ किस्म की इलास्टिक मटेरियल, जिस तरह स्प्रिंग हो गया या तो मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे साथ इलास्टिक मटेरियल हो गया, उसकी बिहेवियर को समझने के लिए अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कंडीशन में उसकी बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्या करता है? हमें हुक्स लॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हुक्स लॉ की बेसिक इंफॉर्मेशन, इसका एप्लीकेशन, उसकी डिफिनेशन, इलास्टिक लिमिट, डेरिवेशन, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, उसका कर्व हमारे साथ आता है। वो है क्या दरअसल में? ये हमारे साथ क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, ओ से लेकर बी तक और बी से लेकर डी तक पॉइंट मैंने नहीं लिखे। पहले मैं ये समझाऊंगा, बाद में फिर मैं इसको रिमूव करूंगा, फिर बी से लेकर डी तक भी उसकी इंफॉर्मेटिव पॉइंट मैं क्या करूंगा? लिखूंगा। अब यहां पर क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब जब हम स्ट्रेस लगाएंगे उसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? कर्व किस तरह आता है? ये इस साइड पर जो हमारे साथ वाई एक्सिस पर क्या है? स्ट्रेस है, और वो एक्स एक्सिस पर क्या है? स्ट्रेन है। सही है। ये क्या है? ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। अब याद रखना कि जब भी हम स्ट्रेस लगाएंगे ना, स्ट्रेस लगाएंगे उसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट आ रहा है। एक बात आपने याद रखना है, जो आपके साथ स्लोप आ रहा है, जो आपके साथ ग्राफ बिल्कुल क्या आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है। स्ट्रेट ग्राफ का मतलब क्या है? स्ट्रेट ग्राफ का मतलब क्या है कि यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है? हुक लॉ यहां पर क्या हो रहा है? ओबे हो रहा है। हुक लॉ क्या हो रहा है? यहाँ पर ओबे हो रहा है। तो हुक लॉ में हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हुक लॉ का जनरल स्टेटमेंट है। तो ओ से लेकर ए तक ग्राफ बिल्कुल सीधा आ रहा है, स्लोप बिल्कुल सीधा आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ओ से ए तक
कौन से पॉइंट हमारे साथ आ सकते हैं ओ से ए तक। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। अब यहाँ पर ओ से ए तक ग्राफ सीधा आ रहा है, एक पॉइंट हमें समझ आ गया कि यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और हुक लॉ क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। तो ओ से लेकर ए तक कौन से पॉइंट, हुक लॉ इज ओबेड, ये तो हमें समझ आ रहा है क्योंकि बिल्कुल स्लोप सीधा आ रहा है, ग्राफ सीधा आ रहा है। दूसरा क्या है, इलास्टिक बॉडी के ओ से लेकर ए तक बॉडी किस तरह बिहेव करेगी, एज अ इलास्टिक बिहेव करेगी। मैं आपको 2 पॉइंट समझाता हूं। ये लेकर ये जो आपके साथ ये पोर्शन मैंने दरमियान में लकीर बनाया, ये लकीर से इस पॉइंट तक ये जो पूरा पोर्शन है मैंने ऊपर लिखा है, ये क्या है, इलास्टिक रीजन। जबकि लकीर के दूसरी पॉइंट पर ये वाला रीजन क्या है, मैंने ऊपर लिखा है, ये प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस पर स्ट्रेस लगाओगे ना, या आसान अल्फाज में किसी भी सब्सटेंस पर ना आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लिया, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसकी वजह से उसमें क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, या उसकी लेंथ, वॉल्यूम, साइज, शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसमें क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी। मगर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करोगे, जब वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करे, तो इस तरह सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक। उस तरह सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक। मगर अगर वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करे मगर विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वो इलास्टिक रीजन के अंदर है। वो सब्सटेंस क्या है, इलास्टिक रीजन के अंदर है। फिर से सब बता रहा हूं कि इलास्टिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन होगी, मगर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक सब्सटेंसेस। क्या नाम देते हैं, इलास्टिक सब्सटेंसेस। मगर अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा लिया ना, तो वो सब्सटेंस से डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम रिमूव करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करेगा, रीगेन करेगा। तो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना, उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो सब्सटेंस किस रीजन में, इलास्टिक रीजन में। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा। प्लास्टिक का मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लिया, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, क्या ये मार्कर है ना, इस पर जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा या आसान अल्फाज में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा ना, तो अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया तो ये मार्कर टूट जाएगा। तो जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा या बहुत ज्यादा क्या लगाऊंगा, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, तो जब मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा ना, तो इसमें क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी, और वो डिफॉर्मेशन क्या होगी, परमानेंट होगी। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी करूंगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकता। तो ऐसे सब्सटेंस जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आए, जब डिफॉर्मेशन आई, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उससे रिमूव करें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए, इस तरह सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस। तो ये कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन है, जिसमें सब्सटेंस पर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से उसमें तो डिफॉर्मेशन होती है, मगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकता। ये कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन है। जब हम सब्सटेंस पर स्ट्रेस लगाते हैं या आसान अल्फाज में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसमें डिफॉर्मेशन होती है, उसकी लेंथ वाइज, वॉल्यूम वाइज, शेप वाइज उसमें चेंज आती है, मगर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना इलास्टिक रीजन है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना करना, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करना, ये कौन सा रीजन है, उसको हम नाम देते हैं प्लास्टिक रीजन। अब यहां पर क्या है, ओ से ए पॉइंट तक हम पढ़ रहे थे, ये आपको समझ आ गया कि ये कौन सा रीजन है, ये इलास्टिक रीजन है और ये प्लास्टिक रीजन। तो यहां पर क्या है, ओ से ए तक, हुक लॉ क्या है, ओबे, क्योंकि ग्राफ सीधा आ रहा है। दूसरा क्या है, इलास्टिक बॉडी, कि ये बॉडी क्या है, ओ से ए तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ओ से ए तक बॉडी किस तरह बिहेव कर रही है, एज अ इलास्टिक बिहेव कर रही है। मतलब जब हम स्ट्रेस उस बॉडी से रिमूव करेंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। सी जिस तरह हम स्प्रिंग पर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ना, जब हम स्प्रिंग को वापस छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, उसका मतलब क्या है, वापस अपनी पोजीशन गेन करना, मतलब क्या है, वो इलास्टिक। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ओ से ए तक बॉडी इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिकली बिहेव कर रही है। तीसरा क्या है, रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि ओ से ए तक बॉडी किस तरह कर रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिकवर कर रही है। तीसरा ये पॉइंट है ओ से ए तक। अब चौथा पॉइंट क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन। ये तो वाजे बेसिक पॉइंट है कि सीधा ग्राफ आ रहा है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन है। चौथा क्या है, इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि ओ से लेकर ए तक, ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट हमारे साथ कौन सा पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट।
कौन सा पॉइंट है? प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस पॉइंट के आगे जिधर भी आप जाते जाओगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। तो समझ आ गया? तो ओ से लेकर ए तक ये तमाम पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ओ ए कौन सा पॉइंट है हमारे साथ? ये हमारे साथ पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्या है? ए से बी तक। ए से बी तक आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ए से बी तक आपने याद रखना है। देखो ग्राफ क्या हो रहा है? सीधा नहीं है, ग्राफ क्या है? कर्व है। ग्राफ क्या है? कर्व है। ग्राफ क्या है? कर्व है ए से बी तक। तो जब ग्राफ कर्व होगा तो आपके ज़हन में एक ऑटोमेटिक बात आनी चाहिए कि जब ग्राफ कर्व होगा उसका स्लोप कर्व है, सीधा नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ये बेसिक पॉइंट आपके ज़हन में पहले आना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट। जो आपके साथ ए से बी तक जाते जाओगे, ये जो आपके साथ बी पॉइंट है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? यील्ड पॉइंट। या कौन सा पॉइंट है? इलास्टिक लिमिट। जो बी पॉइंट है ना, फिर से बता रहा हूं, ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मैं यहां पर लिख रहा हूं ए पॉइंट हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट, बी कौन सा पॉइंट है? इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। या दूसरे अल्फाज में इसको हम क्या नाम देते हैं? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो ए से जब बी तक जाओगे ग्राफ कर्व है, जब ग्राफ कर्व होगा तो आपने याद रखना है इसको हम क्या नाम देते हैं? यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट को। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी का इलास्टिक लिमिट है, ये जो बी पॉइंट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? यहां तक बॉडी क्या है? इलास्टिक लिमिट में रहेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर सकती है। अगर आप बी पॉइंट से आगे चले गए और स्ट्रेस आपने बढ़ा दिया और स्ट्रेस आपने उस पर लगा लिया, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर फिर नहीं रहेगी, वो इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड कर जाएगी और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगी। तो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इलास्टिक लिमिट पॉइंट या यील्ड पॉइंट। दूसरा क्या है? रीगेन ओरिजिनल शेप। तो ये बी पॉइंट आखिर वाला पॉइंट है, आखिर इलास्टिक लिमिट है, यहां तक कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए, यहां तक। तो दूसरा क्या है? बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। तीसरा क्या है? स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो आपके साथ तीसरा पॉइंट है कि ए से लेकर बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या करेंगे? इस साइड पे लिखेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो, मैं इस साइड पे हो जाता हूं, बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट हम फिर लिखेंगे। अब बी से सी पॉइंट, यहां पर क्या है? बी से सी पॉइंट तक कौन से इवेंट होते हैं? यहां पर हमने पढ़ा है ओ से ए से बी। अब हम पढ़ने वाले हैं बी से सी पॉइंट तक। बी से सी पॉइंट तक कौन से इवेंट हो रहे हैं? आपने एक बात याद रखना है कि बी से सी पॉइंट तक ये कौन सा रीजन है? प्लास्टिसिटी। मतलब सब्सटेंस कौन सा प्रॉपर्टी शो करती है? प्लास्टिसिटी। मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने की पावर और सलाहियत इसमें नहीं है। मतलब प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स हम सब्सटेंस पर लगाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन ना करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन ना करे। तो उस तरह को हम क्या नाम देते हैं? उस तरह सब्सटेंस को प्लास्टिक सब्सटेंस, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? प्लास्टिसिटी। तो मतलब क्या है? बी से लेकर सी तक सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर सकता, परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें होती है। तो क्या कह सकते हो? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सब्सटेंस में क्या होगी? परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, परमानेंट चेंज आएगा। और क्या है सी पॉइंट को? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। याद रखना, ए पॉइंट को हमने प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया, बी पॉइंट को हमने इलास्टिक लिमिट का नाम दिया, सी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो स्पेसिफिक नाम है ना, इसको अपने याद रखना है हर हाल में, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? यूटीएस का मतलब क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। अब इसके बाद क्या है कि यहां पर स्ट्रेस, लेट सपोज मैंने आपको बता दिया ना, इस सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस, ये कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन है। बी से लेकर सी तक प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया। अगर आप सब्सटेंस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, मतलब स्ट्रेस लगाओगे सब्सटेंस पर, उसमें स्ट्रेन होगी। जब आप स्ट्रेन कौन सी, जब उसमें स्ट्रेन आएगी, डिफॉर्मेशन आएगी, तो वो एक परमानेंट किस्म का होगा। परमानेंट का मतलब ये है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, अपनी वॉल्यूम लेंथ में नहीं आएगा, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जब मैं यहां पर एक सब्सटेंस होगा बी से सी पॉइंट तक, सही है, अगर मैं उस पर स्ट्रेस लगाऊंगा ना, जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा ना, जब स्ट्रेस को वापस रिलीज करूंगा,
तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा तो उस स्ट्रेस की वजह से उस सब्सटेंस में क्या होगी, स्ट्रेन होगी। जब मैं स्ट्रेस उस सब्सटेंस से रिलीज करूंगा तब वो सब्सटेंस में जो स्ट्रेन होगी वो जीरो नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है, आसान अल्फाज में, कि जब मैं स्ट्रेस को जीरो कर दूंगा, स्ट्रेस जीरो होने का मतलब क्या है कि जब मैं सब्सटेंस पर बी से सी पॉइंट तक, यहां से मैं मुसलसल स्ट्रेस लगा रहा हूँ ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस एक सब्सटेंस पर मैं मुसलसल लगा रहा हूँ, यहां तक तो स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन था, ए से बी ए तक डायरेक्ट रिलेशन था, फिर ए से बी तक डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन का खत्म हो गया। फिर बी से सी तक मैं स्ट्रेस और बढ़ा रहा हूं, उस बी से सी तक, दो बी से और पॉइंट, ये वाला रीजन तो बिल्कुल प्लास्टिक रीजन है, इसमें तो सब्सटेंस अपनी वापस पोजीशन में आ भी नहीं सकता है। तो जब मैं बी से सी तक इस पर स्ट्रेस लगाऊंगा ना, स्ट्रेस लगाऊंगा तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस नहीं आएगा। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है, उसका जो ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, या तो उसका ओरिजिनल जो साइज था, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं ए से बी तक उस पर मैंने स्ट्रेस लगा लिया मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लिया, जब मैं स्ट्रेस को रिलीज करूंगा तो वो स्ट्रेस उस सब्सटेंस में परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। क्या परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं स्ट्रेस को जीरो भी कर दूंगा बी से सी पॉइंट तक, स्ट्रेन जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस बी से सी तक जो स्ट्रेस है उसने परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें काज की, परमानेंट स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर अगर मैं बी से सी पॉइंट तक अगर मैं स्ट्रेस को जीरो कर दूंगा तो स्ट्रेन जीरो होगी या नहीं, कभी भी जीरो नहीं होगी। जबकि ओ से ए पॉइंट तक अगर मैं स्ट्रेस को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस को जीरो कर दूं तो एस टी का मतलब क्या है, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगी, जीरो, सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ये बात आपने याद रखना है, ए पॉइंट पे उस बात को आपने क्या करना है, नोट करना है। स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन भी जीरो बन जाएगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सी से डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट प्लास्टिक रीजन में हम चल रहे हैं, सी से डी पॉइंट। अब सी से डी पॉइंट पे स्टार्ट मेकिंग, अगर आप सी के बाद भी और स्ट्रेस लगा रहे हो तो ग्राफ देखो आहिस्ता आहिस्ता कर्व हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा हो रहा है, कर्व हो रहा है। सी से डी पॉइंट बिल्कुल वो नीचे की तरफ आ गया, उसमें बिल्कुल उस सबसे से क्या करना स्टार्ट किया, ब्रेकिंग स्टार्ट किया। तो सी से डी तक अगर आप और स्ट्रेस बढ़ाओगे और उस सब्सटेंस पर लगाओगे तो वो ब्रेकिंग स्टार्ट करेगा। इसके बाद जो डी पॉइंट है, हर पॉइंट को मैंने खास नाम दिया है, हर पॉइंट को क्या है, खास नाम। डी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, डी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, डी को हम क्या नाम देंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। डी को हम क्या नाम देंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, या दूसरे अल्फाज में फ्रैक्चर पॉइंट। डी कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। ए का नाम हमने दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, बी का हमने नाम दिया यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, सी का नाम हमने क्या दिया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और डी का नाम हमने क्या दिया, डी को हम नाम देंगे ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसके बाद क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, और यहां पर जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रेस को हम क्या नाम देंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब यहां पर जो पॉइंट 5 में मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर, जो आपके साथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ में यहां पर लगा रहा हूं, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और फ्रैक्चर्स है ना, सी एंड डी आर क्लोज। इसका मतलब क्या, आसान अल्फाज में समझाता हूं कि जब भी सी और डी पॉइंट आपके साथ जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है और फ्रैक्चर पॉइंट है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है, अगर ये बहुत ही क्लोज है ना, सी से बिहाइंड तो बिल्कुल सब्सटेंस फ्रैक्चर कर रहा है ना, सी के बिहाइंड यहाँ पर क्या है, सब्सटेंस फ्रैक्चर करना स्टार्ट किया उसने। अगर मैं सी पॉइंट के बाद स्ट्रेस लगा रहा हूँ, अगर सब्सटेंस सी के मतलब थोड़ा सी के बाद यहाँ पर उस सब्सटेंस ने क्या स्टार्ट किया, सब्सटेंस ने लगा बिल्कुल ब्रेकिंग स्टार्ट किया, सी के बिल्कुल करो क्लोज, मतलब इतना ज़्यादा उसने दूर नहीं गया। मतलब अगर सी और डी पॉइंट आपस में बहुत क्लोज आ गए, सी और डी आपस में क्लोज क्या गए, अगर हमने फ्रैक्चर स्ट्रेस लगाया उस सब्सटेंस जल्दी क्या किया, ब्रेकिंग स्टार्ट किया। मतलब अगर सी और डी पॉइंट बहुत ही क्लोज थे, लेट सपोज सी और डी पॉइंट इतने क्लोज, अगर मैंने सी के बाद थोड़ा सा और स्ट्रेस लगा लिया तो वो क्या गया, ये डी पॉइंट यहाँ पर आ गया ना, तो ये फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। सी के बाद उसने बहुत ही जल्दी क्या किया, ब्रेकिंग स्टार्ट किया। जब सी और डी पॉइंट क्लोज होंगे तो उसका मतलब क्या है, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, ब्रिटल। फिर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया, अगर सी और डी पॉइंट मतलब क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ही करीब थे, तो उसका मतलब क्या है, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब दूसरा पॉइंट, उसका अपोजिट, सी एंड डी पॉइंट आर अपार्ट। अगर सी और डी पॉइंट बहुत एक दूसरे से दूर थे, जिस तरह क्या है, सी पॉइंट यहां पर है और डी पॉइंट यहां पर है, अगर सी और डी पॉइंट बहुत दूर थे एक दूसरे के साथ,
तो उसका मतलब क्या, वो सब्सटेंस जल्दी ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं करता है। सी के बाद हम बहुत अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, वो तो प्लास्टिक रीजन में है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें तो है, मगर ब्रेकिंग उसने जल्दी स्टार्ट नहीं किया, तो इसी वजह से सी और डी पॉइंट एक दूसरे से दूर है। अगर सी और डी पॉइंट एक दूसरे से दूर होंगे तो उस तरह सब्सटेंस को हम नाम देते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। वो क्या है, डक्टाइल मटेरियल। इसको भी आपने याद रखना है। रिजल्ट क्या है, क्या बहुत आसान, ओ से बी तक, ओ से लेकर बी तक, इस पूरे रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक रीजन का नाम देते हैं। मार्कर से सही गिर रही है, पता नहीं क्यों, सारे हाथ गंदे कर दिए इसने। अब क्या है, ओ से लेकर बी तक, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक रीजन। और यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो कौन सी डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिकवर कर सकता है। तो रीगेन ओपी का मतलब क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम, साइज, लेंथ रीगेन करने की पावर उसमें है, रीगेन कर सकता है। अब बी से लेकर इस पॉइंट से बी से लेकर डी तक, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक रीजन। और यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर सकता है। तो नॉट रीगेन ओरिजिनल। सी का मतलब क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, ओपी, ओरिजिनल पोजीशन वो रीगेन नहीं कर सकता है। तो यहां तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ को हमने कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर सकता है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।